तो साहब आपको आवाज आ रही है सर? क्या कमेंट है आपका सिंध हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं आने वाले दिनों में बजट की रोशनी में, वो कैसे देखते हैं आप? देखें असदुल्ला खान साहब, एक तो मेरी ये गुजारिश है, हलीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, कि हमारे हाथ में तो दो लड्डू नहीं है, लेकिन आप ज़रूर दो कश्तियों में सवार हैं और दो कश्तियों में सवार होना छोड़ दें, एक कश्ती पकड़ लें तो शायद आपको मंजिल मिल जाएगी। जहाँ तक सिंध हुकूमत के बजट का मामला है, मैं तो देखें जी कराची आइट हूँ, मैं कराची को देखूंगा। ये कराची पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है तो कराची पाकिस्तान चलता है, सिंध को 95% कमा के देता है, सिंध चलता है। लेकिन बात यह है कि पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों के लिए सिर्फ और सिर्फ 80 अरब रुपए रखे गए। उसमें से कराची के लिए ऐसा रखा गया जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। मैं आपको बराबर में बताऊं, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो साल का 100 अरब रुपए का बजट है। मुंबई कॉरपोरेशन का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है वो साल का 120 अरब रुपए का बजट है। इसी तरह से दीगर मुल्कों में आप चले जाएं तो जनाब कराची के साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रही है सिंध हुकूमत? क्या कराची से आप कमाते हो, कराची से आप खाते हो, कराची से आप जो है वो लूटते हो, और लेकिन कराची को आप देने को तैयार नहीं हो? यार खुदा का खौफ करें, 95% आप कराची से लेते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो बता दें, लेकिन कराची की सड़कों का हाल देख लें, कराची की गलियों का हाल देख लें, कराची के सीवरेज का हाल देख लें, K4 के मंसूबे का हाल देख लें, कराची की सड़क। सलमान बलूच साहब, ये जो इलेक्शन हुआ है NA-240 का, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? दायरा जब बैठे होंगे आपने सोचा होगा कि हमने 61,000 वोट लिए थे और 51,000 वोट हमारे कम हो गए हैं। आपने इसको कैसे एनालाइज किया है, ये क्यों वोट कम हुए? और पहले आपने बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल, तकरीबन एक तरफा मुकाबला था, 30-32 वोटों की बढ़तरी थी आपके पास, और अब आप महज 60-65 वोटों से जीत रहे हैं। तो आपने इसको कैसे एनालाइज किया सर, क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। गुजारिश ये है कि ये होता है ज़मीनी इलेक्शन, और ज़मीनी इलेक्शन भी जब होता है कराची में जब छुट्टी नहीं होती। ये जो हल्का है NA-240 का, जो इकबाल जिती हमारे मरहूम MLA थे, उनकी इंतकाल की 22 साल हुई ये सीट। तो यहाँ पे जितना भी तबका है ये तकरीबन जो है वो मजदूर पेशा तबका है, सेल्फ क्लास है, और वो अपने अपने कामों पे, अपनी जॉब पे, प्राइवेट जॉब पे निकल जाते हैं। और ज़मीनी इलेक्शन में इतना टर्नआउट भी नहीं होता, लोगों का इतना रुझान भी नहीं होता कि वो वोट देने को तरजीह दें। बहरहाल पाकिस्तान में अपने नहीं, लेकिन समावेश साहब आप ये तो चलें टर्न आउट कम होने की बात बता रहे हैं, मैं तो आपकी मुखालिफ पार्टियों के साथ जो डिफरेंस है उसको भी कैलकुलेट कर रहा हूं ना। पहले आपका 32,000 का फर्क था, आज आपने अगर 10,000 वोट किए, टर्न आउट कम रहा है, तो फिर आपके मुखालिफ उम्मीदवार के 4 या 5,000 वोट होने चाहिए था ना। मुकाबला आपके अगर वोटर को छुट्टी नहीं थी तो तहरीक लब्बैक के वोटर की भी छुट्टी नहीं थी ना, वो भी काम पर गया हुआ था। तो फर्क जो है ये बहुत कम हो गया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। और यही मैं बता रहा हूँ आपको कि 2018 के इलेक्शन में MKM पाकिस्तान ने हल्के से 61,000 समथिंग वोट लिया था, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो TLP कहलाती है उसने जो है वो 30,000 वोट लिया था। तकरीबन 50% का डिफरेंस था जी। 31,000 के में। लेकिन इशू ये है असदुल्ला खान साहब कि परसों जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ है उसमें अगर आप देखें तो CSP भी लड़ रही थी, MKM हकीकी भी लड़ रही थी, MKM पाकिस्तान भी लड़ रही थी। और लाजमी बात है कि जब मामला MKM के ही 3 खड़े अगर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो वोट बैंक पे तकसीम होना है। और जो वहाँ पे एक जो हिकमत अपनी अमली अपनाई गई कि जनाब 11 बजे लांढी में एक दहशतगर्दी का मामला शुरू कर दिया गया, फायरिंग करा दी गई, वहाँ पे अमन माहौल पैदा कर दिया गया। तो जो वोटर था वो घर में, जो वोटर निकल के भी आना चाहता था वो घर में दौड़ के बैठ गया। अमन अमान के मामले ज्यादा खराब हुए कि उन्होंने जो है वो बाहर निकलने को तरजीह नहीं दी। जहाँ पे डिफरेंस की बात है मैं आपको बताऊँ। राइट सर, मैं कंक्लूड करता हूँ सर इस सवाल को जो मैंने आपके सामने रखा है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। सलमान साहब, आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं, आप समझ आपकी पार्टी, आप कन्विंस्ड हैं कि मौजूदा सियासी हालात और हाल ही में लिए गए आपकी पार्टी की तरफ से जो फैसले थे और मौजूदा हुकूमत के फैसलों के बाद अवाम के ऊपर आने वाला जो रद्दमल है महंगाई की सूरत में, इन तमाम चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, और आपके वोटर इससे नाराज नहीं है, इस पे कन्विंस हैं आप? सही है। देखिए असदुल्ला खान साहब, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, महंगाई का ताल्लुक पिछली हुकूमत से भी रहा और इस हुकूमत ने भी महंगाई को जो है ना आसमान तक ही पहुँचा दिया है। उससे असर तो पड़ता है।
عام آدمی بھی پڑتا ہے اور ہم جیسے بندے پہ ہی پڑتا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو حالات اس حلقے کے رہے، مخصوص حالات اس حلقے کے رہے، میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح سے پولنگ والے دن خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا گیا اور خاص کر کے ایم کیو ایم کے ووٹر کو روکا گیا اور ایم کیو ایم کے ووٹر کو یہ میسج دیا گیا اگر آپ باہر نکلے تو آپ کے خلاف یہ ہوگا. دو گروپ لڑے آپس میں، ٹی ایل پی لڑا اور پی ایچ پی لڑا. انہوں نے یہ پہلے سے ایک رات پہلے طے ہو گیا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر ہوا کیا، 5 بجے کے بعد ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ اپنے کارکنان کے ساتھ ان پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے جہاں پہ ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے تھے. وہاں جا کے انہوں نے ایم کیو ایم کے پولنگ اسٹیشن پہ تشدد بھی کیا، ان کے سر بھی پھاڑے، ان کو خون میں نہلایا بھی، ان کو جو ہے ڈنڈوں سے، سوٹوں سے، بلیوں سے مارا بھی اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہاں پہ ڈبے بھی بھرے گئے اور ڈبوں کو توڑا بھی گیا. وہاں کے جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کو بھی مارا گیا اور پھر رینجرز کو کال کیا گیا. پھر رینجرز آئیے، رینجرز نے کنٹرول اپنا ہاتھ میں لیا ہے. اس کے بعد جا کے ماحول تھوڑا سا پورا منوا ہے. اور یہ ٹی ایل پی کے جو دہشت گرد وہاں پر آئے تھے مارنے کے لیے، اور جو ٹی ایل پی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پولیس ریکارڈ دیکھیں، وہ منشیات فروخت ہے، وہ ڈکا ہے، وہ وہاں پہ ماضی میں دہشت گردیوں کی کاروائی ایسے شخصوں کو ٹی ایل پی نے وہاں پہ امیدوار بنایا تھا. یہاں تک این سی او کے سوال صحیح ہے سلمان صاحب. میرا بنیادی سوال تو آپ سے پوچھے جانے چاہیے. میرا آپ سے بنیادی سوال یہ تھا کہ آپ کا ووٹر کم کیوں ہوا، اس کا آپ نے جواب دیا. میں حلیم عادل صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، میں باقی مہمانوں کو شامل گفتگو کر لوں پھر واپس آ جاتا ہوں. جی اوکے. سلمان بلوچ صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مارکیٹس کو 9 بجے بند کرنے کا فیصلہ کراچی شہر کی ایک زمانے سے ٹریڈیشن رہی ہے، اور یہ ٹریڈیشنز جو ہوتی ہیں یہ موسمی حالات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. کراچی میں شام کو ہوا چلتی ہے، لوگ شام میں نکلتے ہیں، دن میں نہیں نکلتے ہیں. اگرچہ انرجی کو کنزرو کرنے کا جو کانسیپٹ ہے دنیا بھر میں ہے کہ آپ ڈے لائٹ کو استعمال کریں، لیکن آپ حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. کمنگ ٹو یور کوشچن اسد اللہ خان صاحب، پہلے میں ذرا تھوڑا سا بات کر لوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، چاہے وہ پنجاب میں ہوئے، کے پی کے میں ہوئے یا بلدیاتی الیکشن ہوا کے پی کے میں، اس میں شکست فاسٹ ہوئی پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک ایم کیو ایم کی جیت کا سوال ہے تو ایم کیو ایم جیتی ہے. اب جیت یا تو 1 ووٹ کی ہوتی ہے یا 1000 ووٹ کی ہوتی ہے. یہی ایم کیو ایم کی جن کے ووٹوں کی وجہ سے پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت ٹکی ہوئی تھی 6 ووٹوں کی وجہ سے. مجھے جواب دینے دیجیے گا ذرا. 6 ووٹوں کی وجہ سے یہی ایم کیو ایم ہوتا ہے. مجھے وہ ضمنی الیکشن بھی یاد ہے جس میں کنور نوید جمیل صاحب مقابلہ کیا تھا اور عوام کا ایک سمندر تھا کراچی شہر میں. اسد اللہ میں آتا ہوں سر. اگر آپ اجازت دیں تو آپ اجازت دیں تو میں نواب حسان صاحب کو شامل کر لوں. میں اپنی بات کر لوں. اسد اللہ میں اپنی بات کر لوں، آپ ان کو شامل کر لیجئے گا. مجھے جواب دینے کا رائٹ تو دینا. آپ جب اپنے الزامات آپ نے سن لیے، پبلک کو سنوا دیے، مجھے جواب دینے کا رائٹ دیجیے آپ. یہی ایم کیو ایم تھی جس کو راضی کرنے کے لیے عمران اسماعیل صاحب، اسد عمر صاحب صبح 5 بجے جو ہے وہ وہاں پر پارلیمنٹ لاجز میں گئے کہ جی آپ ہمارا ساتھ مت چھوڑیے. لیکن ایم کیو ایم نے اپنا فیصلہ کیا. اب جس شہر کراچی میں سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلے تو یہ قومی اسمبلی چھوڑ چکے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے، اپنے اراکین کو منع کر چکے کہ اسپیکر کے پاس نہیں جانا، اسمبلی میں نہیں جانا. ایک بات میں ابھی آپ کو اور بتاؤں، 2 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے اورنگزیب ایجنسی میں ایک قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے، وہاں پی ٹی آئی کا امیدوار لڑا ہے، وہ جیتا ہے، ابھی تک اس نے حلف نہیں اٹھایا. یہ ایم کیو ایم کے لیے بات کریں کہ شہر نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا. نہیں جناب، جو 14 سیٹیں آپ کو دی گئی تھی تھالی میں سجا کے، وہ ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں، اور ایم کیو ایم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک بھی سیٹ آپ کو ایم کیو ایم کی سیٹ اس شہر کراچی سے نہیں لینے دی جائے گی، نہیں تھالی میں سجا کے دینے دی جائے گی. ہم نے کہا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ہم جیت کے دکھائیں کہ ہم جیتیں. اور جہاں تک یہ بات ہے سودا کر لیا، سودا کس نے کیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سوداگر کون ہے، کس نے امریکن مراسلے کا ذکر کیا، کس نے امریکن سازش کا ذکر کیا، کون جو ہے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا، کس نے جو ہے 2018 میں جو ہے خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا، عدلیہ نے فیسیلیٹ کیا، میڈیا کو کس نے کال کیا کہ جی پازیٹیو خبریں چلائیں، مثبت خبریں چلائیں، 6 مہینے کا ٹائم دیجیے. معاملے میں رائٹ سر. سلمان بلوچ صاحب، اس معاملے میں آپ تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟
हेलो। बिल्कुल असदुल्ला खान साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान पहले भी ताजरों के साथ खड़ी थी। जी आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी ओके, जी 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 असदुल्ला खान साहब, मैं कह रहा हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान पहले भी कराची के ताजरों के साथ खड़ी थी और आज भी कराची के ताजरों के साथ खड़ी है। एक लाहे अमल अपनाना चाहिए, एक तरीका कार अपनाना चाहिए। जिस तरह से अतीक मीर साहब ने जो वजूहात बताई हैं, जो मामला बताए हैं, जो कोरोना में जो कराची के ताजरों के साथ होता रहा, एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडरशिप ने उनके साथ बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ खड़े रहे, तब मामला तो संभाला गया। एकदम से एक तरह से इस तरह का हुक्मनामा निकाल देना कि जी आप जो है वो रात में जो है 9 बजे दुकानें बंद कर दें, बिजली को बचाना है। तो देखें कराची में बिजली देने का जिम्मेदार कौन है? वो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक ने जो यहाँ पे तबाही मचाई हुई है कराची के ताजरों के साथ, कराची के रिहायशियों के साथ, कराची के सनती इलाकों के साथ, कराची के कारोबारी हजरात के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, के इलेक्ट्रिक को पहले हुकूमत सिंध को चाहिए पहले उसको दुरुस्त करे, उसको कहे कि अपनी जनरेशन में अपनी तलब और रसद में इजाफा करे, फर्नेस आइल को लेकर आए, अपने बिन कासिम के प्लांट को चलाए, अपने दीगर प्लांट को चलाए, यहाँ पे जो है अपने जो टेक्निकल उनके फॉल्ट है उनको दूर करें। अब देखें यही हुकूमत पहले की, यही पीपल्स पार्टी को जो है बड़ी मुशर्रफ से नफरत है। इसी मुशर्रफ के दौर में जो है वो माहिदा हुआ था 2007 में के इलेक्ट्रिक को गोद लेने का। उसमें जो है 51% शेयर वफाकी हुकूमत के हैं और 49% शेयर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के, और वो माहिदे की किसी भी एक शिक पे अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ के इलेक्ट्रिक ने यहाँ से जो है वो फ्यूल के नाम पे, जनरेशन के नाम पे जाली बिलिंग करके, ओवर बिलिंग करके कराची के लोगों से अरबों रुपए निकलवा ली और अब भी निकलवा रहे हैं। तो आपने अगर ऐसा ही है तो के इलेक्ट्रिक को आप जो है क्यों नहीं के खत्म करते हो, इसको जो है वफाक के कंट्रोल में क्यों नहीं लेते? पहले भी यहाँ पे KESC हुआ करता था, वफाकी हुकूमत के अंडर में था, बेहतरीन निजाम चलता था, ना ही कोई कारोबारी हजरत परेशान थे, ना ही इतनी लोड शेडिंग थी, ना ही बिजली जाती थी। लेकिन अब तो तबाही मचा दी। तो मैं समझता हूँ कि अतीक मीर साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त है। पहले आप वजह को, पहले जो बुनियाद है, कहते हैं ना नीप द इविल इन द बड, पहला बुराई को तो खत्म करें, उसको जड़ से। ये सर आपने अपने तहाजियों को बताई है बातें, पार्टी को आपने अपने रिजर्वेशन से आगाह कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं सर, आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। सर मैं बैठ के मीडिया पे तो बोल रहा हूँ ना, ये मीडिया पे बोल रहा हूँ। इम्तियाज शीख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इत्तेहादी हैं, उनको ये पैगाम जा रहा है। लेकिन सर इत्तेहादी सर हम उस लेवल पे हैं कि हुकूमत के जो अच्छे इकदाम हैं उस लेवल तक हम इत्तेहादी हैं, लेकिन जो अवाम दुश्मन इकदाम होंगे, जो ताजिर दुश्मन इकदाम होंगे, जो अवाम को नुकसान देने वाले इकदाम होंगे, तो हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि अवाम के साथ, ताजिरों के साथ, मजलूम और महरूम तबके के साथ खड़े होंगे, उनके जायज हुकूक को लेने के लिए खड़े होंगे, उनके जायज हुकूक दिलाने के लिए खड़े होंगे। यही एमक्यूएम का मंशूर है, यही एमक्यूएम का वतीरा है और यही एमक्यूएम की सियासत है। जी इम्तियाज शेख साहब देखें, मैं अब ये सुनो, भाई ने मेरे बात जो की उन्होंने अपना एक सियासी नुक्ता दिया। एक दो चीजें मैं बताता हूँ उनको। एक तो उनके पास कोई उससे बेहतर कोई प्लान है तो मैं पीर को ऑफिस में कराची अपनी भाई मेरे साथ आके मिल रहे हैं, बताएं, कहेंगे तो मैं इनके पास चला जाऊंगा, कोई प्लान है इनके पास और इससे बेहतर है जो अभी हमने किया तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो चीजें इकदाम की हैं ये कोalition गवर्नमेंट ने किए हैं और ये मरकजी काबीना में जिसमें एमक्यूएम के वज़रा भी बैठते हैं, वहाँ से बैठ के डिस्कस करके फिर किए और हमने उन पर अमल दरामद किया है। और सिंध हुकूमत ने मतलब अपने इकदाम नहीं किए, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आए जिससे तमाम पार्टियां बैठी हुई हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि इन फैसलों को एमक्यूएम की हिमायत हासिल है? देखिए तो फेडरल गवर्नमेंट में तमाम पार्टियां हैं और फेडरल कैबिनेट ने ये फैसले किए हैं। ये फेडरल कैबिनेट के फैसले हैं जिसमें मतलब तमाम पार्टियों के वज़रा मौजूद हैं और उसके बाद ये फैसला। तो सलमान साहब ये तो अब कोई बात नहीं है कि आप वफाक काबीना में तो आप अप्रूवल दे रहे हैं और यहाँ मीडिया में आप ताजरों को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर एमक्यूएम सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है, एमक्यूएम में नहीं है। हम कोalition पार्टनर हैं, हम कोalition पार्टनर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। वहाँ पे एक जमात नहीं है, सारी जमातें हैं और मुझे नहीं पता वहाँ हमारे 2 वज़रा बैठते हैं काबीना में, हो सकता है उन्होंने वहाँ पे मुखालफत की हो, मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा स्टांस है कि हम कराची के ताजरों के साथ खड़े हैं। अच्छा फैसला होगा सिंध हुकूमत का, हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन ताजुर दुश्मन फैसला होगा आप करें, उसको लाहेअमल बनाएं
طریقے سے بنائیں. امتیاز شیخ صاحب کی اس بات کو میں ویلکم کرتا ہوں. وہ عتیق میر صاحب کو بھی بلا لیں, تاجروں کے نمائندوں کو بھی بلا لیں, ایم کیو ایم سے بھی جو ہے اپنے جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ رابطہ کمیٹی وہ بھی آ جائیں گے, بیٹھ کے بات کریں.